नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 मार्च के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सारस 3 टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे भारत की पहली बहुतरंग दैर्ध्य खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट पर लगाया गया है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं सारस 3 टेलीस्कोप की, और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ 3 मार्च को भी आया था, जिसमें यह बताया गया था कि सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप ने कॉस्मिक डॉन यानी कि ब्रह्मांड के उद्भव से एक रेडियो तरंग सिग्नल की खोज के हालिया दावों का खंडन किया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो दावा है वह 2018 में अमेरिका में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और एमआईटी के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ पर भारत के शोधकर्ताओं के द्वारा इसका खंडन किया गया था। और यहाँ पर अगर हम सारस की बात करें तो सारस एक वैज्ञानिक प्रयोग है जिसे आरआरआई के द्वारा शुरू किया गया था। यह हमारे कॉस्मिक डॉन यानी जब शुरुआती ब्रह्मांड में पहली बार तारे और आकाशगंगाएं बनी थी के समय से अत्यंत धीमी रेडियो तरंग संकेतों का पता लगाने के लिए भारत में एक सटीक रेडियो टेलीस्कोप के डिजाइन, निर्माण और तैनाती का प्रयास था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसे कॉस्मिक डॉन के समय की अत्यधिक धीमी रेडियो तरंग संकेतों का पता लगाने के लिए बनाया गया था। तो अभी अभी हमने देखा कि जो सारस प्रोग्राम है उसका मेन उद्देश्य क्या है, और इसके आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, सारस 3 को जल निकायों पर तैनात किया जा सकता है। अगर हम सारस की बात करें तो शुरुआत में इसे हमारे देश के अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया था, और इसी क्रम में 2020 में इस रेडियो टेलीस्कोप को उत्तरी कर्नाटक की झीलों में तैनात किया गया था। यहाँ पर उन दोनों झीलों के नाम भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन झीलों के नाम हैं डांडी गहन हल्ली झील और सरवती बैक वाटर। यहाँ पर इसकी तैनाती की गई थी। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है, यानी कि यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। 3 मार्च के पीआईबी में आए न्यूज़ को भी आप लोग जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पर इस टेलीस्कोप को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं सारी दी गई हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ आज के द हिंदू समाचार पत्र में भी आया है, जिसका शीर्षक है इन सर्च ऑफ द फर्स्ट कॉस्मिक लाइट। और यहाँ पर भी इस परियोजना के बारे में चर्चा किया गया है, और इसी को आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नासा के परसेवरेंस रोवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर पहला कथन है, इसे नासा के मार्स 2020 मिशन के हिस्से के रूप में मंगल ग्रह पर जेजोरो क्रेटर के अन्वेषण के लिए डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है नासा के परसेवरेंस रोवर को लेकर के। और यहाँ पर अगर हम इस रोवर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मार्स 2020 मिशन का ही, और यहाँ पर अगर आप लैंडिंग साइट को देखें तो लैंडिंग साइट है जोजेरो क्रेटर्स। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसमें विद्युत शक्ति के लिए प्लूटोनियम के रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न गर्मी का उपयोग होता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह रोवर इंजेनिटी को ले गया है जो मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं, और इसीलिए यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है इन सर्च ऑफ पास्ट लाइफ, जहां पर परसेवरेंस रोवर को लेकर के चर्चा किया गया है, जहां पर यह बताया गया है कि यह रोवर
जेजोरो क्रेटर के एज की तरफ मूव कर रहा है और इसी को आधार बनाकर के ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पांडवलेनी गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यहां पर पहला कथन है, ये गुफाएं भारतीय शैल कर्तित वास्तुकला के प्रारंभिक उदाहरण है और महायान बौद्ध परंपरा को दर्शाती हैं। तो यहां पर चर्चा हो रहा है पांडवलेनी गुफाओं को लेकर के, और आप सभी जानते होंगे कि ये गुफाएं नासिक शहर के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी पर स्थित हैं। पांडवलेनी गुफाएं 24 गुफाओं का एक समूह है जो हीनयान बौद्ध परंपरा को दर्शाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, यहां पर पहला कथन गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इन गुफाओं में बुद्ध की शानदार मूर्तियां और वृषभदेव जैसे लोकप्रिय जैन तीर्थंकर की मूर्तियां हैं। यहां पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। अगर हम पांडवलेनी गुफाओं की बात करें तो ये गुफाएं पुरानी बौद्ध गुफाओं का एक समूह है जहां पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं और इसके साथ साथ प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर की भी मूर्तियां यहां पर पाई जाती हैं। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वह सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इन गुफाओं में गुप्त काल की चित्रकारियां मौजूद है। अगर हम पांडवलेनी की गुफाओं की बात करें तो ये गुफाएं उन 3 राजाओं की कहानियों को दर्शाती हैं जिन्होंने कभी न कभी नासिक पर शासन किया था। इसका मतलब है यहां पर क्षत्रप, सातवाहन और अभीर शासन के छाप मिलते हैं। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वो भी गलत है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर पहला और तीसरा कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज के द हिंदू समाचार पत्र में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वहां पर जो हिस्टोरिकल गुफाएं हैं उनको लेकर के एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है जहां पर पांडवलेनी की गुफाओं का भी जिक्र है और इसी को आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उमियाम नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के बहती है। और यहां पर आपको 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो यहां पर चर्चा हो रही है उमियाम नदी की, और आप सभी को ध्यान में रखना है कि उमियाम नदी का उद्गम शिलोंग चोटी से होता है जो मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान है। आपको यह भी ध्यान में रखना है उमियाम नदी असम और मेघालय राज्यों से होकर के बहती है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा यानी कि असम और मेघालय यहां पर सही आंसर हैं। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है द फ्लाइट ऑफ ब्रूम्स। यहां पर इस बात की चर्चा की गई है कि हमारे देश में जो झाड़ू बिकते हैं और उनका जो कच्चा सामान होता है यानी कि ब्रूम ग्रास वह कैसे तैयार किया जाता है। और यहां पर यह बताया गया है कि असम का जो कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ब्रूम ग्रास यानी कि थिसानोलाइना मैक्सिमा की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कार्बी आंगलोंग भारत में झाड़ुओं का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और इसी न्यूज में उमियाम नदी का भी जिक्र किया गया है और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यवदेशित है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहां पर ऑप्शन है आपके संविधान के उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 7वीं अनुसूची और परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वहीं पर न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण होना चाहिए, इस भावना को दर्शाया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं जीनोम एडिटिंग और CRISPR केस 9 के बारे में। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। अगर हम जीनोम एडिटिंग की बात करें जिन्हें हम
जीन एडिटिंग के नाम से भी जानते हैं उन तकनीकों का एक समूह है जो वैज्ञानिकों को किसी जीव के डीएनए को बदलने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये टेक्नोलॉजी जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवांशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने की अनुमति देते हैं। और ऐसे ही एक टेक्निक का नाम है CRISPR Cas9, जिसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट प्लेंड्रोमिक रिपीट्स एंड CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं CRISPR Cas9। तो याद रखिएगा, ये जो CRISPR Cas9 है, यह एक जीनोम एडिटिंग की टेक्निक है जिसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यह जो प्रणाली है वह वैज्ञानिक समुदाय में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि यह जो मौजूदा टेक्निक है उनकी तुलना में तेजी से काम करता है, सस्ता है, अधिक सटीक है और अधिक कुशल है। लेकिन यहाँ पर एक और चिंता है। यहाँ पर जब हम किसी जीन में बदलाव करते हैं, डीएनए बदलाव करते हैं, तो इससे जुड़ी हुई नैतिक चिंताओं पर पूरी दुनिया में बहस होने लगती है। तो जीन एडिटिंग से जुड़ी हुई जो नैतिक चिंताएं हैं उसको लेकर के फिर से दुनिया में बहस हो रहा है। इस टेक्निक के आने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि जब हम जीन एडिटिंग करते हैं और अगर यह एडिटिंग शुक्राणु कोशिकाओं में, जिनको हम जर्म लाइन कोशिकाएं कहते हैं, या फिर ऐसी एडिटिंग भ्रूण के जीन में किया जाता है, तो यहाँ पर जो परिवर्तन होते हैं वह भविष्य की पीढ़ियों में भी पारित हो जाते हैं, यानी कि वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ये चले जाते हैं। और ये जो जर्म लाइन सेल और भ्रूण जीनोम में संपादन है वह कई नैतिक चुनौतियों को हमारे सामने लाता है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या इस तकनीक का उपयोग सामान्य मानव लक्षण जैसे ऊंचाई और बुद्धि को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। कहीं हम भगवान के कार्यों में हस्तक्षेप तो नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए इसकी नैतिकता और सुरक्षा के बारे में जो चिंताएं जाहिर की जाती हैं उसको देखते हुए कई देशों में जर्म लाइन सेल और भ्रूण जीनोम में एडिटिंग अवैध है। हमें यह भी नहीं पता कि अगर हम इस तरह की एडिटिंग जर्म लाइन सेलों में करेंगे या फिर भ्रूण जीनोम में करेंगे तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर कैसा पड़ेगा। तो बहुत ही बड़ा विषय है ये। और यहाँ पर जीनोम एडिटिंग में जो नैतिकता है और जो सुरक्षा है उसको लेकर के पूरी दुनिया में बहस होती है, जो कि काफी जरूरी भी है। तो इस न्यूज़ को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का यह डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण समाचारों से जुड़े हुए हैं। इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।